सभी को नीलिमा दुबे का जय श्री कृष्ण। एक बुजुर्ग था, उसकी पत्नी मर जाती है। उसका अंतिम क्रियाक्रम सब करने के बाद में उसका पुत्र उससे कहता है, वो मुंबई में इंजीनियर रहता है बहुत बड़ी कंपनी में। वो उससे कहता है कि अब आप हमारे साथ में चलिए, हमारे साथ मुंबई चल के रहिए। जब तक उसकी पत्नी जिंदा थी, जब भी मुंबई जाने की बात आती थी उसकी पत्नी उससे मना कर देती थी। ये कहकर रोक देती थी कि पति पत्नी के अकेले जीवन में हम लोग जाकर बिना बात के हस्तक्षेप करें या उन्हें परेशान करें, उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने दो, हमें उनके साथ में जाके नहीं रहना है। तो वो कभी मनोहर की इच्छा भी होती थी कि उसके बेटे के साथ जाकर रहे, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा उससे रोक लेती थी और उसको कभी नहीं जाने देती थी। अब चूँकि पत्नी ही नहीं रही थी, रोकने वाला कोई था नहीं, तो बेटे के आग्रह पर मनोहर मना नहीं कर पाता है और बेटे के साथ मुंबई चला जाता है। मुंबई जाता है, जैसे ही वो मेन गेट में घर में दरवाजे पे कदम रखता है, एक बढ़िया सा कॉलेज बिछा रहता है। मनोहर अपने आप को देखता है कि वो गांव का था थोड़ा सा, तो उसको पैर रखने में हिचकिचाहट होती है। तो उसका पुत्र कहता है, पिताजी आइए आइए अंदर आइए। तो वो कहता है कि बेटा तेरा ये कॉलिन मेला तो नहीं हो जाएगा मेरे पैर रखने से। तो उसका पुत्र कहता है, नहीं नहीं पिताजी कैसी बात करें आप, आइए आइए पिताजी आइए, और इधर सोफे पे बैठिए। वो धीरे से पैर रख के आता है, जैसे ही सोफे पर बैठता है एकदम चीख पड़ता है, क्योंकि सोफ़ा इतना सॉफ्ट था। गांव के लोग थे, सोफे पे जैसे ही बैठता है सोफे की गद्दी अंदर को धंस जाती है। उसकी सॉफ्टनेस के कारण वो वापस से उछल कर ऊँचा होता है, फिर वापस अपने आप को नॉर्मल महसूस करके नॉर्मल बैठता है वो। और फिर मनोहर उसको चाय वगैरह पिलाता है। चाय पिलाने के बाद में मनोहर कहता है, आइए पिताजी मैं आपको अपना मकान दिखा देता हूँ। मकान में वो सबसे पहले उसको लॉबी में ले जाता है। कहता है, पिताजी ये लॉबी है और यही हमारा डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग सभी लोग बैठ के खाना खाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और गप्पे लड़ाते हैं। कोई गेस्ट आता है तो उसको भी हम लोग इसी लॉबी में बिठा के खाना खिलाते हैं, यहीं चाय नाश्ता कराते हैं, यहीं गप्पे लगाते हैं। फिर पिताजी ये देखिए ये मेरा किचन है, और किचन से लगा हुआ ये स्टोर रूम है, और इससे लगा हुआ पिताजी फिर थोड़ा सिसक कर बोलता है कि ये मेरा और आपकी बहू का बेडरूम है। फिर वो कहता है कि बच्चे तो कि पिताजी मुंबई का जीवन अलग होता है, यहाँ बच्चों को शुरू से ही बचपन से ही अलग रहने की आदत डाल दी जाती है। बच्चे बगल वाले रूम में सोते हैं, बस माँ जाके उसे वक्त वक्त पे चाय दूध वगैरह देख लेती है, दूध वगैरह पिला देती है, बाकी पूरा काम बच्चों का यहाँ पे आया करती है। तो बच्चों का रूम बच्चों को बचपन से ही अलग सुलाने की आदत डाली जाती है। और ये बच्चों का रूम है, ये गेस्ट रूम है, और ये पिताजी छोटा सा जो रूम है, ये कभी कुत्ते वगैरह अगर हमने पाले तो उसको रखने का ये रूम हैगा। फिर जीने चढ़ के वो उसे ऊपर ले जाता है, वहाँ पर एक टीन सेट डला रहता है। पिताजी ये दिवाली और होली पे जितना भी कबाड़ा वगैरह रहता है, जो बेकार की चीज़ें रहती है पुरानी हो चुकी होती, उनको हम उसमें रखते हैंगे, और दिवाली होली पे इसकी बार बार नियमित रूप से सफाई करवाते रहते हैं। वहीं पर एक फोल्डिंग वाला पलंग डला रहता है, उस पर एक बिस्तर बिछा रहता है, और उसी पे मनोहर का बैग रखा रहता है। मनोहर बैग देखता है, और बैग देखने के बाद में वो जैसे ही पलट कर देखता है तो देखता है उसका जो बेटा था वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे जा चुका है। मनोहर पलंग पर बैठता है और बैठकर गहन सोच में पड़ जाता है, क्या यही मेरा जीवन है? मेरे बेटे के पास इतना आलीशान मकान है, क्या मैं रिटायर हो चुका हूँ, क्या मैं इतना बेकार हो चुका हूँ? मन में विचार बनाता है। फिर वो अपने आप से बात करता है और कहता है, नहीं, अभी मैं इतना पुराना और इतना बेकार का आइटम नहीं हुआ हूँ कि मुझे इस स्टोर रूम में रखना पड़े। उसको बहुत आदत पहुँचती है, सवेरे होने के पहले ही वो निश्चय कर लेता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं आत्मसम्मान के साथ अपने गांव पर ही रहूँगा, और मैं अब यहाँ पे नहीं रहूँगा। मेरी बीवी सही कहती थी, जो भी वो कहती थी बिल्कुल सत्य कहती थी। मैंने उसका जीते जी कहना माना, पर उसके मरने के तुरंत उन बातों को मैंने भुला दिया। इस गलती का मुझे पश्चाताप है, और मैं वापस अपने गांव जाकर और वहीं पर रहूँगा और आत्मसम्मान के साथ मैं जीवन जीऊँगा। मैं अपने बेटे के स्टोर रूम में कबाड़ खाने में कभी नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं एक कबाड़ का आइटम नहीं हूँ। उसको बहुत दुख होता है और वो सवेरे वहाँ से चला जाता है। मनोहर सुबह उठता है, चाय लेकर आता है, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ता है, देखता है वहाँ पे पिताजी नहीं है। वहीं आसपास वो लेट बात में देखता है, वहाँ उसको कहीं भी पिताजी नहीं दिखते हैं। बैग देखता है, पिताजी का बैग भी नहीं दिखता है। उसी रफ्तार से वो सीढ़ियाँ उतरता है, देखता है सीढ़ियों से कि वो मेन गेट उसका खुला हुआ है। जब तक उसके पिताजी जा चुके होते हैं, ट्रेन का टिकट लेके वो ट्रेन में बैठ चुके होते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद वो एक गहरी सांस लेते हैं कि उसको बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे कोई वो बहुत बड़ी जेल से निकल कर आया हो।
फिर वो अपने जेब में टटोलते हैं, उसको जेब में उसके घर की चाबी मिलती है, उस चाबी को मुट्ठी में अच्छे से पकड़ कर रखते हैं कि कहीं उससे खो ना जाए, उसकी पूरी संपत्ति होती है। पूरी चाबी को रखने के बाद में, मुट्ठी में पकड़ के रखने के बाद में, और फिर वो गहरी सांस लेते हैं। गहरी सांस लेने के बाद में वो अपने गांव की तरफ निकल जाते हैं। ट्रेन की जो हवा चल रही होती है उसके थपाके उसके चेहरे को ऐसा महसूस कर रहे होते हैं, वो सुकून की और इज्जत की सांस ले रहा होता है। वो क्या उसका ये निर्णय सही था? मेरी नज़र में उसका निर्णय ये बिल्कुल सही था। जहाँ तक ज़रूरत पड़े, ठीक है, बच्चे हमारे होते हैं, कोई बात नहीं, आज मैं भी माँ हूँ, लेकिन ठीक है, आपका आत्मसम्मान कभी नहीं खोना चाहिए। इतना मैं फिर भी कहूँगी कि सम्मान के साथ जीवन जीना सबको आना चाहिए। और ठीक है, राधे राधे।